Hello everyone, this is GS Bajaj, a representative of Shijyoti Educational Group. I hope you all are doing very well. In this video, we are going to start chapter 9th, Ray Optics and Optical Instruments. This chapter is in part 2. Chapter 9, Ray Optics. तो आपको you have to take out your books, page number 316. In this video, we will discuss about two topics. The first is refraction and the another is total internal reflection. So we are going to start from refraction. What is refraction? What is refraction? The bending of light. When a light ray enters from one medium to another medium, it is called refraction. What is refraction? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है. इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सपोज दिस इज द मीडियम, suppose this is the water medium, okay, and when a light ray enters from one medium to another medium, suppose this is normal, and when a light ray enters from one medium to another medium, then bending of light is called refraction. लाइट को कैसे जाना चाहिए था? लाइट को बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, बट ये बैंड हो गई. इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन अ लाइट रे एंटर्स from one medium to another medium, then the bending of light is called refraction. Suppose ये एक लाइट रे और ये बिल्कुल सीधी जा रही है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये बैंड हो जाएगी. इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? द आंसर इज दैट चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? सो आंसर इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? द आंसर इज दैट चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट इज कॉल्ड, देन bending of light is called refraction. What is the cause of refraction? It is the change in the speed of light. अब suppose this is the denser medium, this is the denser medium and this one is rare medium. ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम. और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम. अब आप सोच रहे होंगे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, डेंसर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, रेयर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है. सो दिस वन इज रेयर मीडियम एंड दिस वन इज डेंसर मीडियम. दिस वन इज नॉर्मल एंड दिस वन इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे लाइट रे इंसिडेंट होगी. दिस वन इज नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी. इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम. तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी. दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो इन दिस केस angle I is more, angle R is less. Clear? When a light ray enters from rare medium to denser medium, जब light ray rare medium से denser medium में जाती है तो it bends towards the normal. Let's see another case. Suppose this is the medium B which is more denser. This one is normal. अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है. अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी. सपोज लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम. व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी सो इट विल बेंड अवे द नॉर्मल. अवे द नॉर्मल मीन्स नॉर्मल से दूर. क्लियर? जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी. इन दिस केस, this one is angle of incidence,
This one is angle of incidence. Angle of incidence is the angle between incident ray and normal. This one is angle of incidence. This one is refracted ray. इसको हम बोलेंगे refracted ray. And the angle between refracted ray and normal is called angle of refraction. तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, जब डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी. क्लियर? डेंसर मीडियम क्या होता है? जहां पे लाइट की स्पीड कम हो. रेयर मीडियम क्या होता है? जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा हो. सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, दिस वन इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम. क्लियर? ऑप्टिकल डेंसिटी किससे मेजर करते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ऑप्टिकल डेंसिटी इट इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स optical density it is measured by the refractive index, and optical density it is the ratio of speed of light in two medium. Refractive index it is denoted by mu. Refractive index it is denoted by mu, and the formula of refractive index is C upon V. The formula of refractive index is C upon V. What is C? C is speed of light in air or vacuum. What is C? C is speed of light in air or vacuum to the speed of light in medium. So optical density it is measured by refractive index. Okay, it is also called absolute refractive index. जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आएगा सो इट इज C अपॉन V, वेयर C इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. C की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. C की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब V पे देखिए, अब अगर V ज्यादा होगा, यहां से देखिए आप, V मतलब स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ये मीडियम होगा रेयर. ये मीडियम कौन सा होगा? रेयर. अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा. और ज्यादा होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये कहलाएगा डेंसर. क्लियर? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन V, where C is the speed of light in air or vacuum and V is the speed of light in medium. So we are discussing about refraction. What is the refraction? The bending of light, light का मुड़ जाना from one medium to another medium. When a light enters from one medium to another medium, then bending of light is called refraction. Refraction का cause क्या होता है? Due to the change in the speed of light. Optical density या optical rare medium कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो रेयर मीडियम है. टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो पेज नंबर 316 है. हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू C अपॉन V. सपोज कीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A गिवन है. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, और उसी मीडियम ए का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है. तो जब आप C से कंपेयर करेंगे, व्हेन यू कंपेयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जब एक मीडियम हो और दूसरा मीडियम एयर हो, तो जब एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इक्वल्स टू C upon V. This is the absolute refractive index. Formula is C upon V. यहाँ पे A मीडियम तो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कंपेयर किसके कंपेयर कर रहे हैं हम? एयर के या फिर वैक्यूम के. सो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. C की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸, और मीडियम A में कितनी स्पीड है? 2 × 10⁸.
10⁸ से 10⁸ कैंसिल, तो दिस वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3/2 इज 1.5. इट इज द यूनिट लेस. क्लियर. अब इस इट इज कंपेयर्ड विद एयर, सो इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी, मींस 1/1.5 टाइम्स हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो 1/1.5 टाइम्स होगी टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. सपोज कीजिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है. क्लियर. तो इससे आप क्या समझते हैं? इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता पड़ता है ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मास डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज है, मास डेंसिटी अलग चीज है. विल डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी. सो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5. कैसे फाइंड किया आपने? म्यू का फॉर्मूला क्या है? C/V. C की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नाउ विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सपोज इट इज μ2 and 1. We are discussing about relative refractive index. So it is refractive index of medium 2 with respect to 1. What is the meaning of relative refractive index? Means you are comparing with another medium, not comparing with air. So ये relative refractive index लिखा हुआ है, the refractive index of medium 2 with respect to 1. इसका फॉर्मूला क्या होगा? The absolute refractive index of medium 2 upon the absolute refractive index of medium 1. इसको कैसे रीड कैसे करेंगे हम? The refractive index of medium 2 with respect to 1. क्लियर. सपोज कीजिए जैसे ग्लास का लिखा हुआ है वाटर के रेस्पेक्ट में. क्लियर. तो फॉर्मूला इसको कैसे रीड करेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर. अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर एंड इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. I hope you have understood very well. This topic is page number 317. This topic is on the page number 317. यहां से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो μ2 का फॉर्मूला क्या होता है? μ2 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. μ2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो μ2 का फॉर्मूला क्या होगा? C/V2. μ2 का फॉर्मूला क्या होगा? C/V2. और μ1 का फॉर्मूला क्या होगा? C/V1. These are the absolute refractive index and this one is relative refractive index. Refractive index of medium 2 with respect to 1 is given by the ratio of absolute refractive index of medium 2 to the absolute refractive index of medium 1. अब μ2 का फॉर्मूला क्या होगा? C/V2. इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. μ1 का फॉर्मूला क्या होगा? C/V1. C कैंसिल. सो द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय V1/V2. क्या फॉर्मूला होगा? Relative refractive index of medium 2 with respect to 1 is given by V1/V2. Clear? Relative refractive index of medium 2 with respect to 1 is given by absolute refractive index of medium 2 to the absolute refractive index to the medium 1. स्पीड ऑफ लाइट में उल्टा हो जाएगा.
9th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी का, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें आप। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। दिस इज ऑल्सो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन कि रिफ्रैक्शन में क्या चेंज नहीं होता। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो V1 का फॉर्मूला F इंटू λ1, V2 का फॉर्मूला F λ2। तो यहां से तीसरा फॉर्मूला निकल के आएगा μ1 का λ1 अपॉन λ2। क्लियर? μ1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप? μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2। सो दिस वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, जब डेंसर मीडियम से रेयर में जाएंगे तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और बैंड ना हो, मुड़े ना? ऑफ कोर्स हो सकता है। सपोज कीजिए ये मीडियम ए है और यहां पे एयर है। सपोज दिस वन इज नॉर्मल। अब क्या ऐसा हो सकता है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और बैंड ना हो? तो देयर आर टू केसेस। वन इज जब लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर जाए। कब? सरफेस के परपेंडिकुलर। इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। क्लियर? तो जब लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर करती है या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है नॉर्मल के साथ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा, तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ऐसा कब हुआ? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो या लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर। इन टर्म्स, सिंपल टर्म्स में बोलेंगे हम कि एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी कितना होगा? 0। सेकंड केस कब होगा ऐसा? जब लाइट रे बिना मुड़े सीधी चली जाए। सपोज कीजिए एक ये ऑप्टिकल मीडियम है, ठीक है? यहां से लाइट रे एंटर कर रही है तो ये बैंड हो जाएगी, आपको पता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बिना बैंड करे सीधा निकल जाए? ये लाइट रे देखो, यहां पे तो एंगल आई 0 है, सपोज कीजिए, तो सीधी जाएगी। लेकिन क्या यहां से ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कब होगा? जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव बोथ शुड बी सेम। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो बिना मुड़े वो सीधी चली जाएगी। ये देखिए, बोर्ड एग्जाम में आ जाए ऐसा डायग्राम बन करके आ जाए, लाइट रे बिल्कुल सीधी जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा ज्यादा होगा? बोथ आर इक्वल। जब लाइट रे सीधी जा रही है μ1 इक्वल्स टू μ2। यहां से क्यों सीधी जा रही है? यहां पे एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या होगा? 0। लेकिन यहां से बैंड क्यों नहीं हो रही? बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेंडिंग कब नहीं होगी, रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा। तो बेंडिंग कब नहीं होगी या रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा? दो कंडीशन में, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, एंगल आई 0 हो, तो एंगल आर भी कितना होगा? 0। दूसरी कंडीशन, लाइट रे ऑब्लिकली जा रही है फिर भी नहीं मुड़ रही, नहीं बैंड हो रही, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। क्लियर? नाउ लेट मी एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है?
laws of refraction. The first law is simple. Incident ray, refracted ray and normal lie on the same plane. First law क्या है? Incident ray, refracted ray and normal इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन. तीनों का प्लेन क्या होगा? एक ही होगा. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. वी आर डूइंग स्टडी अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं. यहां पे ध्यान रखें, रिफ्रैक्टेड रे लिखें. जल्दी जल्दी में रिफ्लेक्टेड रे ना लिखें. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. अब ये नॉर्मल कहां पे होगा? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल किसके होगा? उस इंटरफेस के परपेंडिकुलर. इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie on the same plane. Clear? Normal lie on the same plane. Second law, second laws of fraction, जिसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. The ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, is always constant for the given pair of medium and the given color of light. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड द गिवन कलर ऑफ लाइट. सो दिस इज द सेकेंड लॉ, लॉज ऑफ फ्रैक्शन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. इसको हम समझेंगे, स्नेल्स लॉ को और अच्छे से समझेंगे. साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट. सपोज कीजिए ये एक मीडियम ए है, यहां पे नॉर्मल है. क्लियर? ये इंसिडेंट रे, एंगल आई, और ये एंगल आर. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर देते हो, सपोज कीजिए ये आई था और ये आर था, आपने साइन आई अपॉन साइन आर निकाल लिया. अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा. आई भी चेंज हो गया, आर भी चेंज हो गया. लेकिन इनका जब साइन लेकर के रेशियो निकालेंगे, अगर वो मीडियम पेयर फिक्स है, लाइट का कलर फिक्स है, तो वो कांस्टेंट भी फिक्स होगा. क्लियर? इसका मतलब आप कितने भी एंगल पे, मान लो I1 एंगल पे R1 आ रहा है, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे R1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, साइन I1 अपॉन साइन R1. अनदर ले लो आप, साइन I2 अपॉन साइन R2, अनदर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अनदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है. लेकिन जब इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो सेम आएगा. क्लियर? और वो रेशियो फिक्स रहेगा फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम. अब ये जो रेशियो फिक्स होता है, दिस रेशियो इज इक्वल्स टू मीडियम 2. दिस रेशियो इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1.
दिस रेशियो इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है, टू द मीडियम 1. तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1. और μ2 1 की वैल्यू क्या होती है? μ2 अपॉन μ1. क्लियर? सो दिस इज द स्नेल्स लॉ. इस टॉपिक को हम न्यूमेरिकल से समझ रहे हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना गिवन है? 60 डिग्री. आपको एंगल आर फाइंड करना है और एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है. सपोज कीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3. कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? √3. ये एयर मीडियम है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1. स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2 1. μ2 1 का फॉर्मूला क्या होता है? μ2 अपॉन μ1. साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1. साइन आई की वैल्यू कितनी है? 60. साइन आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज √3. और एयर का कितना होगा? 1. साइन आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2. साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन 2, √3 इंटू साइन आर. √3 से √3 कैंसिल, तो साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. और साइन में 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की. आर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप? स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 1 से. लेकिन आपको एंगल ऑफ डेविएशन भी पूछा जा सकता है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा ना. वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 30 डिग्री. और ये पूरा एंगल कितना है? 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट से. तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. एंगल ऑफ डेविएशन को किससे लिखते हैं? डेल से. तो डेल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना है? 30 डिग्री. अब स्नेल्स लॉ आपको समझ में आ गया? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1. अब हम समझेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. This is the rectangular glass slab. Suppose this one is normal, this one is incident ray, this one it is angle of incidence. तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी. क्लियर? Suppose this is R angle, okay, this one is normal. ये क्या है? नॉर्मल है. ये इंसिडेंट रे का पाथ है. इंसिडेंट रे बैंड हो गई, अगर बैंड नहीं होती तो सीधी चली जाती. तो जब रेयर से डेंसर में आ गई तो नॉर्मल के पास. अब यहां से डेंसर से रेयर में जाएगी. जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी. ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो नॉर्मल से क्या होगा? दूर चली जाएगी. अब ये जो इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल होगी. इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई. क्लियर? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई. अगर ये दोनों सरफेस पैरेलल है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा.
दिस वन इज एंगल ऑफ इमरजेंस, इट इज कॉल्ड इमरजेंट रे। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बोथ आर सेम। क्लियर? जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल होगी। जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल होगी, और इन दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट ये डिपेंड करेगा रेक्टेंगुलर स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा? जो स्लैब है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे। ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। किस किस पे डिपेंड करेगा? जो स्लैब है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, थिकनेस ऑफ स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द कलर ऑफ लाइट। क्योंकि वेवलेंथ अलग होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। अब हम प्रूफ करेंगे कि I इक्वल्स टू E कैसे आया। पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहां पे, देन विल अप्लाई हियर। स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा? साइन I अपॉन साइन R। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। पढ़ा है हमने? साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। सपोज कीजिए यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू वन। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू टू। तो साइन I अपॉन साइन R कितना हो जाएगा? म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहां पे जब हम लगाएंगे तो इंसिडेंट जो एंगल होगा वो R होगा। इंसिडेंट एंगल क्या होगा? R होगा। और रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा? E। यहां पे पहले कितना लिखा था हमने? साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? म्यू वन साइन I इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन R। जब हम यहां पे लगाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? R साइन R अपॉन रिफ्रैक्शन कितना है? इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, लेकिन यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? E साइन R अपॉन साइन E। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो यहां पे 2 म्यू वन ही तो होगा, एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में। तो अब म्यू वन अपॉन म्यू टू आएगा। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, म्यू टू साइन R इज इक्वल टू म्यू वन साइन E। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखिए म्यू टू साइन R किसके इक्वल है? म्यू वन साइन E के। और यहां पे भी म्यू टू साइन R किसके इक्वल है? म्यू वन साइन I के। तो दोनों को इक्वल कर देंगे हम। म्यू टू साइन R की जगह क्या लिख देंगे? म्यू वन साइन E। तो जो म्यू वन साइन I है, यहां पे क्या है? म्यू वन साइन I। यहां पे म्यू टू साइन R, और म्यू टू साइन R की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू वन साइन E। म्यू वन से म्यू वन कैंसिल। क्या प्रूफ हो गया? I इक्वल टू E। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब दोनों सरफेस पैरेलल हो, दोनों सरफेस अगर पैरेलल हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर? यहां पे आप ध्यान रखें, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? म्यू टू वन। यहां पे कितना होगा? म्यू वन टू। तो दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। म्यू टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू वन टू। क्लियर? म्यू टू वन किसके इक्वल होता है? वन अपॉन म्यू वन टू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिटिकल एंगल एंड TIR। TIR इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड चमकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशन है ये ऑप्टिकल फाइबर में काम आती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से मिराज, रेगिस्तान में मिराज बनता हुआ नजर आता है आपको, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये देखिए, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। अच्छा, रिफ्रैक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा, इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करते हैं? और बढ़ा देते हैं। ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। क्लियर? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल एट विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है। अगर ये एयर मीडियम है तो क्या रिलेशन होगा? साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। जो ये म्यू होगा ये डेंसर मीडियम में होगा। आपको ध्यान रखना है ऐसा कौन से केस में होगा? जब लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही है। क्लियर? अगर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही है, क्रिटिकल एंगल है, तो साइन आईसी का फॉर्मूला क्या होगा? μ2/μ1 ये हो जाएगा, जिसमें μ2 जो डेंसर मीडियम है और μ1 जो रेयर मीडियम है। अगर रेयर मीडियम एयर है तो μ1 की जगह क्या आ जाएगा? 1। तो साइन आईसी का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/μ। कैसे आएगा वो अभी हम देखेंगे, लेकिन आपको रिलेशन याद रखना है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो रिलेशन क्या हो जाएगा? साइन आईसी इक्वल टू 1/μ। आईसी क्या है? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो साइन आईसी का फॉर्मूला μ1/μ2, जहां पे μ2 क्या होगा? डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 क्या होगा? रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? कैसे आया देखो आप। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। सपोज कीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ2 से μ1 में जा रही है तो यहां पे μ1 आएगा। मैंने आपको कहा था कि जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और दूसरा वाला रिलेटिव कहलाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना हो जाएगा? μ1/μ2।
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2। अगर ये μ1 एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1। sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर ये एयर है तो μ1 कितना हो गया? 1। तो फॉर्मूला क्या आ गया? 1 अपॉन μ। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप फॉर्मूला ये वाला याद रखें, साइन IC साइन 91 हो गया, साइन IC इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, जहां पे μ2 क्या होगा? डेंसर मीडियम, μ1 क्या होगा? रेयर मीडियम। क्रिटिकल एंगल कब बनेगा? जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी। क्लियर? अगर एयर में जा रही है तो आप μ1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1। क्लियर? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए 2 कंडीशन है। लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जानी चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है? लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जानी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। सपोज कीजिए कि सरफेस है, इंटरफेस है, ये पूरा मीडियम है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। क्लियर? जब क्रिटिकल एंगल पे जाती है, अगर क्रिटिकल एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री, मतलब सरफेस पे चली जाएगी। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये कितना एंगल है? ये क्रिटिकल एंगल है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उसका सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, विच इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए आप, सपोज कीजिए नॉर्मल है, अब ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और उस रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसलिए इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, इसलिए जो इमेज बनती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो ब्राइट नजर आती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो ब्राइट क्यों नजर आती है? क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो इंटेंसिटी लॉस्ट नहीं होगी। अब हम एक न्यूमेरिकल से ये समझेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा या सरफेस पे जाएगी। देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो TIR होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, सरफेस पे चली जाएगी। यहां से सीधी चली गई, एंगल I0, एंगल R0। यहां पे क्या होगा? सपोज कीजिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्री होगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री, और वो सरफेस के अलोंग चली जाएगी। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल भी 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, इसलिए वो सरफेस के अलोंग चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड केस में देखिए, फर्स्ट केस हटा देते हैं हम। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है,
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये देखिए, रिफ्रैक्शन ना हो करके रिफ्लेक्शन हो गया। कब होगा? जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। तो TIR होगा। क्लियर? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है लेकिन क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं है, तो यहां पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन समझेंगे। पहली एप्लीकेशन है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है जिसका ये एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों एंगल इक्वल होते हैं। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म TIR की एप्लीकेशन है। किसकी एप्लीकेशन है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसमें क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये कितने डिग्री का होगा? 45 का, और ये भी कितने का होगा? 45 डिग्री का। इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसका क्रिटिकल एंगल कितना हो? 42 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 45 डिग्री। यहां से हम पता लगा सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। क्लियर? क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अगर 90 डिग्री पे, अगर रे को 90 डिग्री पे मोड़ना है तो आप इस तरीके से रखोगे। क्लियर? अगर इमेज को सीधा करना है तो आप प्रिज्म को, इसी प्रिज्म को आप इस तरह से रख देंगे। क्लियर? जैसे ये उल्टी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट उल्टा है, इसकी इमेज को सीधा करना है तो आप इस तरीके से प्रिज्म को रखेंगे। पहली रे यहां से जाएगी, वो इधर चली जाएगी। ये देखिए यहां पे TIR हुआ है। क्या हुआ है यहां पे? TIR। सेकंड रे जा रही है, ये इधर चली जाएगी। तो नीचे वाली रे तो ऊपर चली गई और ऊपर वाली रे नीचे चली गई। इसका मतलब इमेज उल्टी हो गई। ऑब्जेक्ट उल्टा था तो इसकी इमेज सीधी हो गई। नाइन्टी डिग्री पे अगर आपको बेंड करना है तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, इमेज को अगर सीधा करना है तो आपको ऐसे बेंड करना पड़ेगा। क्लियर? ये मिराज ज्यादातर डेजर्ट एरिया में होता है। जब आप ट्रक में जा रहे होते हैं या किसी व्हीकल पे जा रहे होते हैं तो सामने आपको ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे पानी नहीं होता, या वो पानी आगे शिफ्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं मिराज। ये किस वजह से बनता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर डेजर्ट एरिया में होता है। तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है? सपोज ये डेजर्ट का ग्राउंड लेवल है, यहां पे एक ट्री है, क्लियर? और यहां पे एक इंसान है, उसको यहां पे पानी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए इमेज कैसे बनेगी? यहां पे उसको इमेज दिखाई देगी। किसकी वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऊपर की हवा होती है वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है, और जो नीचे की हवा होती है वो हॉट होती है। तो जहां पे हवा ठंडी होती है वहां पे डेंसर मीडियम होता है, जहां पे गर्म होती है वहां पे रेयर मीडियम होता है। जो ऊपर वाली हवा है वो डेंसर है क्योंकि वहां ठंडी है, जो नीचे वाली है वो कैसी है? रेयर। तो सपोज ये लाइट रे
डेंसर टू रेयर में जाएगी तो इसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि नॉर्मल से दूर चली जाएगी। फिर ये वापस डेंसर टू रेयर में जाएगी क्योंकि नीचे रेयर मीडियम है, ऊपर डेंसर मीडियम है, तो डेंसर टू रेयर मीडियम जब जाएगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कंडीशन में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो TIR हो जाएगा। तो इसको ऐसे लगेगा कि ये ट्री कहां पर है, उसको ट्री की इमेज दिखाई देगी, तो यहां पे क्या होगा, पानी होगा। तो ये ऊपर की हवा डेंसर होती है, ठंडी होती है, नीचे की गर्म होती है, इसलिए रेयर। तो डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो लाइट TIR हो जाएगी। TIR की वजह से यहां पे आपको ट्री दिखाई देगी, ट्री की इमेज दिखाई देगी, उल्टा दिखाई देगा, आपको लगेगा यहां पे वाटर है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मिराज के अंदर क्या होता है, TIR। दूसरा डायमंड, डायमंड में क्या होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 अराउंड 2.42 होता है, और उसको इस तरीके से काटा जाता है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो लाइट रे एंटर करेगी तो बार बार उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो सेकंड एप्लीकेशन इसकी किस में काम आएगी, डायमंड में। डायमंड में क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है और इसको इस तरह से काटा जाता है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो लाइट रे का बार बार क्या होगा, TIR होगा। TIR होने की वजह से वो स्पार्कलिंग करता हुआ नजर आएगा। तो सेकंड एप्लीकेशन TIR की क्या है, डायमंड। थर्ड एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, इसकी ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है सिग्नल्स कम्युनिकेशन सिग्नल्स में काम आता है। इसमें एक कोर होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और एक क्लेडिंग होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब ये डेंसर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेयर। तो इसमें सिग्नल्स को लाइट की फॉर्म में भेजा जाता है। लाइट रे कोर से क्लेडिंग में जाएगी मतलब डेंसर टू रेयर में जाएगी तो उसका TIR होगा। और आप जानते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन नहीं होता, मतलब इंटेंसिटी लॉस नहीं होगी। तो जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी लॉस नहीं होगी, तो सिग्नल बहुत अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो TIR की एप्लीकेशन क्या है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, मिराज, डायमंड एंड ऑप्टिकल फाइबर। So we have discussed 2 topics in this video. I hope you have understood very well. Do watch video again and again. Thank you very much. Have a wonderful day.